नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस खबर पर जिस पर हो हल्ला काफ़ी मचा हुआ है, काफ़ी शोर शराबा चल रहा है। किसानों को लाभ दिलाने के लिए कुछ विधेयक लाया गया सरकार की ओर से। हालांकि उसके विरोध में सरकार के ही पार्टी में पुराने समय से रहे हुए अकाली दल हैं, जिसमें से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्री से, और उसके बाद में विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि इस किसान विधेयक से फ़ायदा किसको है। किसान को अगर फ़ायदा है, सरकार लेकर आई है, तो किसान विरोध क्यों कर रहा है। और अगर इससे नुकसान नहीं है किसी को, व्यापारियों को फ़ायदा है, जो कहा जा रहा है कि इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, न्यूनतम जो मूल्य होती है, निर्धारित मूल्य होती है, वो ख़त्म हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। तो क्या इससे ऐसा होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही साफ और सटीक विश्लेषण करेंगे, और आप भी अपने विचार हमारे साथ कार्यक्रम में रख सकते हैं। आप लोग भी अपने विचार रखिए ताकि इसमें पता चल सके कि आखिर है क्या। क्योंकि आज़ादी के बाद से किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं आई, बहुत सारे विधेयक आए, बहुत सारे कानून बनाए गए, लेकिन किसानों की स्थिति में बदलाव वैसा नहीं देखने को मिला जैसे कि हम आशा करते आए हैं। उसकी वजह क्या रही है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। वजह ये रही है कि किसान, बहुत बड़े किसान हमारे देश में नहीं हैं। ऐसे बहुत कम किसान हैं जिनके पास बहुत बड़े ज़मीन हो, जिनके पास बहुत सारी खेत हों। हमारे यहाँ बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास खेत बहुत सारे नहीं है, बहुत लिमिटेड खेत हैं, जिनके यहाँ उतने नहीं होता। आप अगर जो देखा जाए इस विधेयक को, उसमें बड़े किसानों को तो नहीं, लेकिन छोटे किसानों को तो नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। अब छोटे किसानों की फ़ायदे की बात कैसे की जाए, सरकार कैसे, और जबकि देखा जाए तो छोटे किसान सबसे ज़्यादा हैं, बड़े किसानों की कमी काफ़ी ज़्यादा, बड़े किसान उतने ज़्यादा देश में नहीं हैं। तो हम उसी पे चर्चा करेंगे, और हम चाहते हैं कि आप भी अपने विचार, अपने दिमाग, अपने उन बातों को यहाँ रखिए ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें, और उस चर्चा को हम और बेहतर तरीके से लेके जाएं। क्योंकि अभी रोज़ाना आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चर्चा अच्छी जा रही है, तो आप लोगों की अच्छी चर्चा और अच्छी व्यवस्था को देख करके हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विषयों पर चर्चा किया जाए आपके साथ में, जिन विषयों का आपसे कुछ लेना देना हो, जिसका आपसे कोई ताल्लुकात हो। उन विषयों पर नहीं जिन विषयों का कोई लेना देना नहीं हो। इंटरटेनमेंट के लिए और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं, आप उससे अपना दिल बहला सकते हैं। वेब सीरीज आ रही है, चलिए सिनेमा हॉल नहीं खुल रहा है, वेब सीरीज खुल रहा है, तो न्यूज़ चैनल्स को कम से कम इंटरटेनमेंट जैसा जगह बना लेना, उसके पक्ष में तो खैर कभी भी खबर एक्सक्लूसिव नहीं रहा है। खबर एक्सक्लूसिव आपको खबर देना चाहता हो, खबर ही देगा, ये भी यकीन मानिए। हमारा काम खबर देना है और हम आपको खबर ही देंगे। तो आप लोगों से हम पहले बता देते हैं कि देखिए, जब भी कोई विधेयक आता है तो उसका कोई ना कोई काफ़ी एनालिसिस होता है, प्रशासनिक अधिकारी काफ़ी ज़्यादा उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो विधेयक लाया जाता है। तो अगर प्रो एंड कॉन्स, अच्छाई और बुराई हर विधेयक की होती है। तो अगर हम बात करें किसान विधेयक की, जो 3 बिल लाए गए हैं, एक तो जो आप करें आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसमें से दाल, खाद्य तेल, ये सब चीज़ों को हटा दिया गया, मतलब इनके स्टॉक को, लिमिटेड स्टॉक की सीमा को ख़त्म कर दिया गया है। तो इससे नुकसान भी है, और फ़ायदा ये है कि इनसे लोग कह रहे हैं कि अब निजीकरण की तरफ बढ़ जाएगा, दाम बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और इलीगल स्टॉकिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन उसके लिए सरकार की व्यवस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं जो इस तरीके की चीज़ों को ना हो, उसके लिए लगातार कोशिश करेंगी। तो आपका जो आप लोग जो कह रहे हैं उसमें ये है कि आप या तो पहले से मान चुके हैं कि सरकार इस तरीके कोई चीज़ नहीं करने वाली है। तो अगर ये है तो उसके लिए आप तैयार रहिए, बहुत चीज़ें हैं कि आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरा बात जो कहा गया है कि आप जो किसान हैं वो उनका फसल मंडी में ही नहीं बिकेगा, सिर्फ बाहर भी खरीद सकता है। मतलब मंडी के बाहर भी घर से जाके खरीद लो, फसलें पहले खरीद लो। तो ये इससे क्या है, किसान को फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है अगर व्यापारी दूर का है। लेकिन दूसरा इसका दिक्कत क्या है कि अगर मान लिया कि कहीं पे महंगा मिल रहा है फसल का दाम, आपकी फसलों का दाम, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान वहाँ पहुँचेंगे। तो हो सकता है कि फिर वो उतने महंगे दामों में ना ले और पेमेंट करने में समस्याएं आने लगे, ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ कही जा रही है कि जो ठेकेदारी वाली खेती दी जाएगी, तो अब आपको हम बता दें कि बहुत सारी चीज़ें एमओयू होती है। मैंने कहा ना कि बड़े किसानों के लिए तो फ़ायदेमंद है, तो छोटे किसानों के लिए ये व्यवस्था नहीं होगी। जो आप सोच रहे हैं एमओयू करना, ये एक होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी बड़ी कंपनी से अपने खेतों को लेकर के, और वर्तमान में, माफ़ कीजिएगा, वर्तमान में ये चीज़ें चल भी रही कई जगहों पर। जहाँ पर शुगर मिल्स हैं वहाँ पर आपकी जो खेती होती है कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, मतलब फैक्ट्रियाँ आपकी खेत को
अपग्रेड कर देती है, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट तो करती है, मेहनत आपका होता है, फसल हो रखती है, उसके बाद आपको पैसे दिए जाते हैं, जो फिक्स पैसा तो पैसा मिल जाता है। तो ये चीज़ें चल भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें, जहाँ तक कि मैंने पूरे विधेयक को, इन विधेयकों की अच्छाइयों बुराइयों पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि सरकारी पूरे विधेयक को पढ़ना इतना समय तो शायद मेरे हिसाब से विपक्ष ने भी नहीं पढ़ा होगा और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। बुराइयां होती है, लेकिन क्या है, विपक्ष का काम है कि सीधा सरकार ने कोई एक्ट लेके आया, उसका आप विरोध करने के लिए खड़े हो जाइए। और किसान 70 सालों से विरोध ही कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में बीजेपी की सरकार रही हो, अभी तक की केंद्र में इन्हीं की सरकारें रही हैं। तो इनकी दोनों सरकारों में कभी भी किसान का भला नहीं हुआ है। किसानों की हित की बात जो आई है कि किसान बहुत खुश रहा हो, तो ऐसा दौर कभी नहीं आया। किसानों का स्वर्ण काल कब आएगा वो नहीं समझ में आता है। तो आखिर क्यों नहीं आ पाता, इसकी वजह है, वजह यह है कि हमारे यहाँ का किसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो किसान जब पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी समस्याएं ये है कि वो नियमों को समझ नहीं पाता है, उसके अधिकारों को अपने समझ नहीं पाता है, और उसको जैसा बहकाया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जिस तरीके से उनको बहका देती हैं, वो उस दिशा में चलने लगते हैं। इस वजह से उनको केवल वोट बैंक के तौर पे यूज करके फिर उसके बाद में फिर से उनको वही राह पर, प्रदर्शन की राह पर छोड़ दिया जाता है। उनके साथ में प्रोटेस्ट किया जाता है, विरोध किया जाता है, और आखिरी में सरकार बनाने के बाद उनको फिर से वहीं पर छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे नेता उन्हीं किसानों के बीच से निकले और खुद तो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन किसान आज भी उसी सड़क पर खड़ा होकर के विरोध ही कर रहा है। तो पहली दिक्कत जो है कि किसानों के अंदर साक्षरता दर की कमी है, जिसकी वजह से उनको लगातार इस चीज की समस्या आ रही है। दूसरी बात यह है कि किसान को ये खेती को लेकर के, वही बात शिक्षा से ही जुड़ी हुई है, उसको कृषि का तकनीक नहीं पता है। वो पुराने तकनीकों से काम भी नहीं कर रहा है, और नई तकनीक से कर रहा है। मतलब नई तकनीक और पुरानी तकनीक के बीच में इस तरीके से वो फंस गया है कि उसकी खेती कभी अच्छी होती है, कभी नहीं अच्छी होती है। मौसम की मार है, बाढ़ है, सूखा है, तमाम तरीके की समस्याएं आती है। तो किसानों के साथ ये चीज़ें हैं। और मुआवजे की जो रकम मिलती है, वो आप लोग जानते हैं, किसानों को मुआवजा राशि के नाम पर कई दफ़ा मजाक किया गया है, चाहे अखिलेश सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, और कभी कभी तो ऐसे मुआवजे मिले हैं जिसको देख करके हंसी आती है कि उसको पेमेंट कराने के लिए भी उससे ज़्यादा पैसे लग रहे होते हैं। तो ये तमाम तरीके की हकीकत है। तो किसान आखिर किसान की स्थिति सुधार क्यों नहीं रहे हैं इस देश में, जब किसान के भरोसे सरकार बनाई जाती है, जहाँ ये कहा जाता है कि आज भी 70% आबादी गाँव में निवास करती है और किसानी करती है, खेती करती है। उसके बावजूद ऐसा क्या है कि जो किसानों को कभी भी वो लाभ नहीं मिल पाया। किसानों के लिए, सबके लिए अच्छे काल आया, सबको अच्छा दौर आया, नौकरियां भी मिली हैं, एक समय में काफ़ी नौकरियां मिली हैं, सब चीज़ें हुई, लेकिन 70 सालों से किसान के लिए वैसा दौर नहीं आया जैसा आना चाहिए। तो आखिर किसानों को बढ़ाने के लिए सरकार विधेयक लाती रही है, सरकारें कानून लाती रही हैं, या सिर्फ और सिर्फ उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल? क्योंकि जब भी ऐसी बात आती है तब कहीं ना कहीं पर चुनाव होता है, कोई ना कोई ऐलान होता है किसानों को लेकर के, तो उस वक्त में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई परेशानी होती है। और अगर मैं बात करूं बहुत आम आदमी के लिहाज से, आम इंसान के लिहाज में, आम आदमी कहते हैं आप, हो सकता है पार्टी समझ लें, आम आदमी, आम इंसान के लिहाज से मैं बात करूं तो अगर किसानों से पूछेंगे तो उनको इसका पता भी नहीं है। इससे पहले जो नियम था उनको उसका क्या फायदा में उनको नहीं पता था। पहले अड़ाती, बीच में अड़ाती लौटते थे। मैं आपको बताऊं, जो आज किसान कह रहे हैं कि उनके साथ समस्या है, तो उन्हीं किसानों की फसलों का दाम अड़ाती तय किया करते थे, अड़ाती तय कर देते थे, और उनसे किसान की फसल अगर 10 रुपये किलो लेते थे तो वो बाहर आगे उसको 20 रुपये में बेचते थे। मतलब डबल का फायदा लेकर अड़ाती आगे बेच दिया करते थे और अड़ाती तय कर देते थे। अब कम से कम एक फ्रीडम मिलेगा किसानों को कि उनको इन अड़ातियों से बच जाएंगे। वो किसी डायरेक्ट फसल बेच सकते हैं, भाई वो अपने फसल के जिम्मेदार खुद हैं। लेकिन पहले फसल बोता किसान था, मेहनत किसान करता था, लेकिन मंडी में तय करता कौन था? अड़ाती तय करते थे। तो ये जो बिचौलिया था, ये थोड़ा खत्म करने की प्रोसेस की गई है। पेमेंट की जो काम की वो डिजिटलाइजेशन कर दिया गया, पेमेंट आपको डिजिटली मिलेगा। तो ये तमाम चीजें अब हम आपको एक बार लिखित तौर पर एक बार बता देते हैं कि आखिर इस जो नए 3 विधेयक आए हैं उससे क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या क्या चीजें हैं, उस चीज को हम आपको एक बार पॉइंट वार आपको हम एक बार बता देते हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको इसमें कमी लगे तो आप हमें बताइएगा। तो हम आपको बताते हैं, ये थोड़े से हमारे पास 12 पॉइंट है, हम बता देते हैं। इनके खास बातें क्या हैं? पहला कि इन विधेयकों के पारित होने के बाद किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे, पहले फसल की खरीद केवल मंडी में ही होती थी। ठीक है। दूसरी बात क्या है? अब दाल, आलू, प्याज, अनाज और खाद्य तेल जो है आदि आवश्यक वस्तु है,
आदि जो वस्तुएं हैं वो आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर दी गई हैं, मतलब इसकी ताक सीमा समाप्त कर दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध कृषि को बढ़ावा देने पर भी काम शुरू होगा। राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेंगी। किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु तो प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन ही किसानों को दी जाए। इसमें मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने माफ कीजिएगा, इसमें प्रावधान किया जाए बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाने हेतु तो प्रावधान। केंद्र सरकार किसी भी केंद्रीय संगठन के माध्यम से किसानों की उपज के लिए मूल्य जानकारी और मंडी आसूचना प्रणाली विकसित करेगी। कोई विवाद होने पर निपटाने के लिए बोर्ड गठित किया जाएगा जो 30 दिनों के भीतर समाधान करेगा। इस विधेयक का उद्देश्य ढुलाई लागत, मंडियों में उत्पादों की बिक्री करते समय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए विपणन शुल्क का भार कम करना तथा फसलोपरांत नुकसान को कम करने में मदद करना है। किसानों को उपज की बिक्री करने के लिए पूरी स्वतंत्रता होगी। 8वीं पॉइंट है करार अधिनियम में कृषक सशक्त होगा और वह समान स्तर पर एमएनसी बड़े व्यापारी आदि से करार कर सकेगा तथा सरकार उसके हितों को संरक्षित करेगी। निवेश बढ़ने से जो अनाज पहले खराब हो जाता था अब नहीं होगा। उपभोक्ताओं को भी खेत किसान से सीधे उत्पाद खरीदने की आज़ादी मिलेगी। कोई टैक्स नहीं होगा तो इसलिए जो लागत पैसा है वो आपको अच्छा कीमत मिल जाया करेगा। कृषि सशक्तिकरण संरक्षण जो अधिनियम आया है उसमें कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है जो पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी मूल्य फ्रेमवर्क पर भावी कृषि उत्पादों की बिक्री और फार्म सेवाओं के लिए कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बाकी बड़े खुदरा विक्रेताओं एवं निर्यातकों के साथ में किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त एवं संरक्षित करेगा। राष्ट्रीय कृषि नीति में परिकल्पना की गई है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा ताकि उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पूंजी प्रवाह व उत्पादित फसलों विशेषकर तिलहन, कपास व बागवानी का सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराया जा सके। अनुबंधित किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति, सुनिश्चित तकनीकी सहायता, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा व फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये तमाम बातें हैं जो किसानों के लिए अच्छी चीजें कही गई कि ये चीजें हो जाएंगी, तो अच्छी बातें हैं किसानों को। लेकिन इसमें जो विरोध हो रहा है वो कहा जा रहा है कि जो एमएसपी होती है, जो मैक्सिमम मिनिमम सेलिंग प्राइस होती है, जो सरकार तय करती है, न्यूनतम खुदरा मूल्य जो तय किया जाता है, वो परेशानी का विषय होगा। तो अभी जहां तक कहा जा रहा है ये निजीकरण हो जाएगा, खेती निजीकरण हो जाएगी, फिर से किसान बधुआ मजदूर की ओर बढ़ जाएंगे, ये तमाम बातें कही जा रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इस बात को बहुत ही अच्छी बातों में ये जानना चाहिए कि ये सरकार भी जानती है, ये विपक्ष भी जानता है, और अगर किसान पढ़ा लिखा होता, समझदार होता, तो वो भी जानता है इस बात को कि सरकार इस तरीके से आपको फिर से बंधुआ मजदूरी की तरफ नहीं ढकेल देगी, आपके खेतों को नहीं छीन लेगी, या ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि उस वक्त में सरकार आपके यहाँ किम जोंग की सरकार नहीं है, आपके यहाँ तानाशाही नहीं चलती कि आपने कह दिया और हो गया। तो वो चीज़ें अगर ऐसा कहीं पे लगे किसानों के हितों का हनन हो रहा है तो उस वक्त में तमाम सारे लोग यही आपकी पार्टियां विरोध के लिए आएंगी, और उस वक्त यकीन मानिए कि आपके साथ में कोई भी ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। जो अभी तक के तमाम कहे जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये निजीकरण हो रहा है, ये सरकारीकरण हो रहा है, इसको देश बेचने की राजनीति है, ये तमाम बातें जो कही जा रही है, अगर उससे देश में कोई सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, तो उसको ट्रायल करने में क्या जाता है। चीज़ें एक बार देश में, जैसे अमेरिका में अगर आप देखते तो बहुत चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है, बहुत चीज़ प्राइवेट चीज़ों के हाथ में चली जाइए, तो इसका मतलब अमेरिका बिक तो नहीं गया। ये समझने की बात है। जो आपको पार्टियां समझाती हैं, जो आपको और लोग समझाते हैं, कम्युनिस्ट लोग समझाते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर अमेरिका प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, उनके यहाँ बहुत सारी सरकारी चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन है, जहाँ पे प्राइवेट लोगों का मतलब कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करती हैं और वो देखती उसको करती हैं। तो क्या अमेरिका बिक चुका है? अमेरिका का कोई स्वायत्त नहीं है, अमेरिका में लोग स्वतंत्र नहीं है, अमेरिका में लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है, अमेरिका में लोग अपने हितों के लिए लड़ नहीं सकते हैं। क्या ऐसा हो गया है? तो ये चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत है।
प्राइवेटाइजेशन हो जाने से कोई चीज़ें आपका हक नहीं मान दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी समस्याएं सुनी नहीं जाएंगी, सरकार के कंट्रोल में रखते हुए किसी चीज़ को प्राइवेट किया जाएगा। मतलब देखभाल की जिम्मेदारी उनकी होगी, इन्वेस्ट की उनकी होगी, लेकिन अगर कहीं पर यह नज़र आता है कि वो लोगों के साथ में गलत कर रहे हैं तो उसका सरकार उसके लिए निवारण करेगी, निराकरण करेगी, वो समस्याओं को सुनेगी और समस्याओं का समाधान करेगी। तो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज है जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में वो विकास की राह में बहुत आगे बढ़ गए, विकसित हो गए। तो हम लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें कई सारे लोगों ने ये बोल दिया कि इससे आप फिर से गुलाम हो जाओगे। तो क्या अमेरिका एक गुलाम देश है? ब्रिटेन एक गुलाम देश है? ऐसे तमाम देश जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की ओर देश कदम बढ़ रहा है, तो क्या वो गुलाम हो चुके हैं? और हम स्वतंत्र रह के भी हम विकास की राह पर नहीं जा पा रहे हैं, जहां पर जीडीपी 23.23 में चली जाती है क्वार्टर जो आई है जीडीपी। तो उसके लिए कोई ना कोई नए प्रयोग करने की आवश्यकता है। और अगर मुझे लगता है अगर आप इसको समर्थन करें, मैं सरकारों के लिहाज से नहीं सोचता, मैं समझता हूं कि इसको एक बार करके देखना चाहिए। अगर चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, अगर प्राइवेट हाथों में जाने के बाद में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तमाम लोग मुझे हो सकता है इसके लिए गालियां दे, लेकिन मेरा कहना यह है, क्या मेरे सवाल का इस बात का जवाब दे सकते हैं कि बहुत सारे बाहरी कंट्रियां प्राइवेटाइजेशन हो चुकी हैं तो वहां पर क्या वो गुलाम हो चुके हैं? क्या उनके अधिकारों की बात नहीं सुनी जाती है? उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको एक तरीके से व्यावसायिक तौर पर गुलाम बना लिया गया है, वहाँ के किसान बंधुआ मजदूर हो गए हैं। ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं, क्या ऐसा वहाँ पर हो चुका है? तो अगर आप उन्हीं देशों का एग्जाम्पल देते हैं, जाते हैं आप उन देशों में घूमने, जो भी एक बार विदेश जाता है उन जगह पर तो कहता है कि इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप कभी सेल्फ एनालिसिस करना सीखा आपने? आज किसानों को 70 सालों से समस्याएं हैं, आज बिहार में 70 सालों से बाढ़ आ रहा है, आज प्रधानमंत्री ने वहाँ पे फिर से सौगात दी है, वहाँ पर कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन कर दिया, 17 साल से बन रहा था और उसका उद्घाटन कर दिया। तो हमेशा चुनाव के समय में आप चाहते हैं कम से कम प्राइवेट के हाथ में होगा, अगर होता तो हो सकता है किसानों को भी उस तरीके से अच्छा पैसा मिलता। शोषण तो अभी भी किसानों का हो रहा है, देखिए सरकारी तौर पर शोषण किया जा रहा है, सरकारी केंद्रों पर शोषण हो रहा है उनके साथ में, ये तमाम चीज़ें हकीकत है, उसको समझने की ज़रूरत है। किसानों के अधिकार की बात करते करते लोग सरकार में आ जाते हैं, लेकिन उसको अधिकार नहीं मिल पाता है, वो फिर से गुहारी लगा रहा होता है, उसी सड़क पे खड़ा रह जाता है और आप उसी सड़क से निकल करके गद्दी पे जाके बैठ जाते हैं और आप फिर कहते हैं कि हम किसानों की हित की बात कर रहे हैं। तो 70 सालों में तो किसानों की हित की बात हुई नहीं, किसानों की स्थिति में ऐसा परिवर्तन देखने को नहीं मिला कि जो अच्छा भी लगे। बहुत सारे किसानों ने बहुत चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अगर किसानों को बढ़ा दिया जाएगा, शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन कर दी जाएगी, शिक्षा बहुत अच्छा कर दिया जाएगा, शायद सत्ता करना बहुत सत्तासीन होना और सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब लोगों के पास सवाल होगा, जिसके पास ज्ञान होगा वो सवाल करेगा। और जब आपको ज्ञानी बनाया ही नहीं जाएगा, आपको केवल साक्षर बना दिया जाएगा, आपके पास में वो कैपेसिटी को जनरेट करने की कोशिश नहीं की जाएगी कि आप सवाल पूछ सकें, आप समझ सकें, आपको विपक्ष की पार्टियां ना बताएं कि आपके लिए किसान विधेयक दल बुरा है या अच्छा है, आपको तमाम ये बड़े न्यूज़ चैनल्स के जो तथाकथित पत्रकार हैं वो आपको ना बताएं अच्छा है या बुरा है। तो ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत ना पड़े, ये आप खुद समझ सकें, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि शिक्षा को लेकर के हम लोगों को वो शिक्षा नहीं दी गई जो समझाई जाए। उसके बाद में जो सरकारी विधेयक बनाए जाते हैं वो ऐसे लैंग्वेज में होता है कि वो समझते समझते 1 साल लग जाता है। तो लोगों को जो बात समझ में आती है, जितनी बात समझ में आती है उतने पे वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे इसमें समझ में आया, कांग्रेस ने कह दिया कि भैया आप गुलाम हो जाओगे, आपकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाएगा और फिर से किसानी नहीं छोड़ करके आप बंधुआ मजदूर हो जाओगे। तो आपकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया जाएगा, आपकी ज़मीनों को आपसे करार किया जाएगा, तो आप उसके भी मालिक होंगे। जब एमओयू कोई होता है तो इसका मतलब नहीं होता कि किसी देश से एमओयू करते हैं तो हम उस देश से गुलाम हो जाते हैं। हमारा वहाँ पे हमसे वो कुछ लेता है, वो हमको कुछ देता है, ये करार होता है। इसी को पहले वस्तु विनिमय कहते थे, जो हम लोग क्या करते थे पहले ज़माने में ऐसे ही होता था। जब मुद्रा को लेकर के ज़्यादा चीज़ें नहीं चलती थी तो वस्तु विनिमय चला करता था, सामानों के आदान प्रदान करके हम अपना बिजनेस चलाया करते थे। तो ये तमाम बातें जो चीज़ें आपको कोई पार्टी आके बताती है और आप उसको लेकर के चलना शुरू कर देते हैं, इससे बचने की आवश्यकता है। समझने की ज़रूरत है कि आपके हित की बात तो नहीं कर रहे हैं, वो आपके हित की बात नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं अपने हित की बात। वो आपको वहीं छोड़ करके सरकार बना करके निकल जाएंगे और आप केवल क्या होगा कि आप केवल देखते रह जाएंगे कि वो आपके फायदे की बात कर रहे हैं।
शिरोमणि अकाली दल से क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो कि गठबंधन है उसमें एक पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, तो क्या शिरोमणि अकाली दल से वार्ता नहीं हुई थी? तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये दिखावा कर रहे हैं और इन्होंने जानबूझ छोड़ दिया, इनको नहीं पता है, तो उसी बिल के साथ में कभी कांग्रेस भी थी, आज कांग्रेस विरोध कर रही है क्योंकि यूपी का चुनाव है, बिहार में चुनाव है, मतलब अगले 2-3 सालों में चुनाव है। अब चुनाव की तैयारियां हमेशा चलती रहती है, हमेशा प्रलोभन चलता रहता है, ये अब ऐसा सीन हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ों पर जब चर्चाएं हो रही है तो किसानों को टारगेट बना करके अभी आज अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस की ओर से अभी से ही मैनिफेस्टो की बात करनी शुरू कर दी गई है उत्तर प्रदेश में, जबकि चुनाव में भी काफ़ी लंबा समय है और मैनिफेस्टो की बात करनी शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि किसानों से पूछा जाएगा, बेरोजगारों से पूछा जाएगा, जनता से पूछा जाएगा, छात्रों से पूछा जाएगा, सभी से पूछ करके ये मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जनता से पूछकर आप बनाते हैं, लेकिन जब आप सरकार में आ जाते हैं तो शायद आप उन लोगों को पूछना उचित नहीं समझते हैं। फिर आप किसको बुलाते हैं, किससे पूछते हैं? अपनी सहयोगी पार्टियों से पूछते हैं, विधायकों से पूछते हैं। पब्लिक वोटिंग कराइए ना, आप अगर आपको विधेयक लाना है आप पब्लिक से पूछ लीजिए कि ये चीज़ें, और साफ सुथरी भाषा में आप लिखिए कि ये 15 चीज़ें, ये चीज़ें इससे ये होंगी, तो व्यक्ति समझेगा। सरल भाषा में समझाइए। मेरा कहना यह है कि आप विपणन और तमाम चीज़ें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो किसानों के समझ में नहीं आता है, उनकी भाषा में उसको समझाइए, उनके चीज़ों को समझ में आए। इसके लिए आप चाहे कमेटियां गठित कीजिए, चाहे आपके प्रशासनिक अधिकारी उनको कहिए, पहले किसानों को समझाइए और किसानों की संतुष्टि, किसानों का हाँ लेकर के आइए, उसके बाद आप लेकर आइए। सरकार बनाने से पहले आप मैनिफेस्टो के लिए पूछते हैं उनसे, लेकिन सरकार बनने के बाद में उनसे उनकी राय लेना आप जरूरी नहीं समझते हैं। आपके बैठे कुछ सांसद विधायक तय कर लेते हैं कि ये उनके लिए सही है तो सही है। तो इस तरीके के फैसले करने के लिए थोड़ा सा आप किसानों से पूछिए, और अगर आप मैनिफेस्टो जनता से पूछ कर बनाना चाहते हैं तो जनता के साथ में मिलकर के भी कानून भी बनाइए, पब्लिक से पूछिए, ताकि इसके लिए आपको बाद में विरोध का सामना ना करना पड़े। जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहनी चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं, किसानों के हित को लेकर के लगातार बातें होती रहती हैं, लेकिन वो बातें नहीं हो पाती हैं। इसीलिए खबर एक्सक्लूसिव ये बात करता हूँ कि जो किसान हमें देख रहे हैं उन किसानों से मैं यही कहना चाहूँगा, किसी का मोहरा बनने से अच्छा है कि आप खुद खिलाड़ी बनिए, आप खुद कैप्टनसी कीजिए, आप खुद आगे बढ़िए। आपका ज़मीन कोई ऐसे आकर के, कोई भी व्यापारी आकर ऐसे कब्जा नहीं कर लेगा। आप उसे एमयू करेंगे तो पढ़ाई लिखाई करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप पढ़ाई लिखाई शिक्षित नहीं होंगे तो आपको तो कोई बेवकूफ़ बना सकता है, फिर चाहे वो सरकार बनाए, चाहे वो व्यापारी बनाए, चाहे आपके शहर गांव कस्बे का प्रधान और बहुत बड़ा कोई रईस आपके यहाँ हो जो आपके बेवकूफ़ बनाते। ऐसे बहुत सारी खबरें देखने को मिलती हैं, ज़मीनें कब्जा हो जाती हैं, किसानों के साथ में शोषण होता है और किसान बेचारा क्या करे, उसे पता ही नहीं है नियम कायदे कानून क्या है, अंत में वो मौत को गले लगा लेता है, उससे नाइंसाफ़ी होती है। और उसकी आवाज़ उठाने के लिए तमाम बड़े मीडिया चैनल्स आकर के ऐसे नहीं कर रहे होते कि सीबीआई जांच मांग कर रहे हों, कोई ऐसी चीज़ें डिमांड कर रहे हों। लेकिन अगर वही बात अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो या किसी बड़े नेता के साथ हो जाए तो तमाम दिन भर बड़े बड़े पत्रकार अपने गला फाड़ते हुए नजर आते हैं और वो पूछता है भारत, या धार्मिक कोई बात हो, क्योंकि किसान की मौत कोई धार्मिकता नहीं होती है तो इसीलिए उसमें मज़ा नहीं आता है। लेकिन अगर पालघर में संतों की हत्या हो जाए, अखलाक अहमद की मौत हो जाए और ये तमाम चीज़ें हो तो धार्मिकता को जोड़ के टीआरपी को देख करके खबरें उठाई जाती हैं। तो खबर एक्सक्लूसिव फिलहाल ऐसे टीआरपी को टारगेट करके तो खबरें नहीं उठाता है, ये आपसे मैं आश्वस्त करना चाहूँगा। और आप लोगों को मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़िए। मेरा कहना है कि मुझसे आप लोग 10 लोग भी जुड़ते हैं, 20 लोग भी जुड़ते हैं, 50 लोग भी जुड़ते हैं, जो लोग भी जुड़ते हैं, जो मेरी बातें सुनते हैं और अपनी बातें रखते हैं, तमाम लोग मेरी बातों से इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं, वो लोग अपनी बातें भी रखते हैं। हम उन बातों को समझते हैं कि चीज़ें हैं। जैसे कि अभी हमने जब अनएम्प्लॉयमेंट में बातें की तो हमसे कई दर्शकों ने कहा कि बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल करके कहा कि आपको पता नहीं है कि राम मंदिर तो ट्रस्ट बनवा रही है और उसमें पैसे दान से आ रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रस्ट बनवा रही है, अच्छी बात है, और उसमें दान के पैसे ही आ रहे हैं। तो मेरे अगर बातों को आपने ध्यान से सुना होता तो आपको मैं कहना चाहूँगा, मैं राम मंदिर को लेकर के नहीं कुछ कहा था कि राम मंदिर को बनाने सरकार पैसा दे रही है, मैं इसके लिए नहीं कह रहा था। मेरा कहना सरकार ने उसके लिए पैसे दे, अच्छी बात है, पैसा देना भी चाहिए और देना भी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जो कोरोना काल में जब लोगों के पास में नौकरियां नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, फैक्ट्रियां बंद हो रही, उस वक्त में आकर के कोई चीज़ एक्स्ट्रा बजट किसी को अलॉट करना, किसी को ज़मीन अलॉट करना, ये एक मजाक करना होता है। कई लोगों ने कहा कि ऐसा है कि पहले से ही मुगल म्यूजियम बन रहा था तो किसी चलते हुए काम को कोई सरकार रोक नहीं सकती है, और
तो और उसका नाम बदल दिया है सिर्फ, क्या दिक्कत आ रही है? तो मैं आपको बता दूं, कभी कभी सरकारें लोगों की तनख्वाह रोक देती हैं। इस कोरोना काल में लोगों की सैलरी भी काट ली जाती है, तनख्वाहें रोक दी गई हैं, नौकरियों से छटनी कर दी गई हैं। तो अगर ये चीज़ें हो सकती हैं तो किसी काम पर रोका भी जा सकता है, अगर उससे इकोनॉमी में थोड़ा मदद मिल सकता है, अगर वहाँ के पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट करके अगर सुधार हो सकता है तो उसको भी रोका जा सकता है। तो इस तरीके से कोई उस योजना से कोई बहुत ज़्यादा लाभकारी तो फायदा था नहीं। अगर किसी देश का, प्रदेश का लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरियां नहीं है, अगर उस पैसों से अगर उनका पलायन रोका जा सकता है तो मुझे मतलब है कि आप मुगल म्यूजियम या हो या शिवाजी म्यूजियम हो, उसके निर्माण को थोड़े दिन के रोक दीजिए। फिर से जब हम डेवलप करेंगे, फिर से जब हम अपना अच्छे दिन आएंगे तो हम फिर से उसको बनवा देंगे। कोई भी निर्माण कार्य ऐसे जो इस तरीके के निर्माण कार्य होते हैं उनका निर्माण तब करवाया जाता है जब आपके पास, आप बहुत खुशहाल प्रदेश हो और एक्स्ट्रा चीज़ें आपके पास बेनिफिट्स आ रहे हैं। जरूरी वक्तों में ऐसी चीज़ें चाहिए कि जिससे कि फैक्ट्रियां लगाइए, किसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पलायन को कैसे रोका जाए। प्राउडली आकर के आप ये बोल देते हैं हमने 90,000 लोगों ने पलायन किया और हमने उनको यहाँ पर वापस ला करके रख लिया, यह प्राउडली आप कहते हैं। लेकिन ये भी प्राउडली आपको कहना होगा कि वहीं की एक तस्वीरें ऐसी आई कि लोग वापस से उन्हीं जगहों पर जाए जहाँ से वो पैदल चलकर आए थे, दर्द झेलते हुए आए थे, और वापस वहाँ पर चले गए। क्यों चले गए? कौन सी वो मजबूरी थी? इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो आप लोग जब सवाल करते हैं तो मैंने कहा ना कि अभी उसके लिए समय है। आप मुझे गालियाँ देंगे लेकिन कुछ समय बाद आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे जब ये आपके ऊपर बीतनी शुरू होगी। आपको लगता ये है कि खबर एक्सक्लूसिव ये बात कर रहा है कि मुगल म्यूजियम का नाम शिवाजी का है, इससे आपत्ति। मुझे उससे आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति ये है कि आप इस वक्त में वो पैसे अच्छे ऐसे चीज़ों में लगा सकते हैं जहां से युवाओं का भला हो सकता था, प्रदेश में नौकरियां, पलायन को कुछ हद तक रोका जा सकता था। और कम से कम अगर आप कुछ नहीं करते, कम से कम ऐसे ऐलान तो मत करते, कुछ अच्छे ऐलान कर देते हैं। बताए धरातल पे आने में समय लगता है लेकिन आप ऐलान ही कर देते कि इतना रोजगार इनके लिए किया जाएगा, इतनी फैक्ट्रियां लाई जा रही है, तमाम चीज़ें आप ये भी कह सकते थे। तो आप लोग का जो कमेंट आता है, जो तर्क आता है, वो मैं पढ़ता हूँ और उस पर मैं रिएक्ट करना चाहता हूँ। और लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप लोग कुछ अलग दिशा में चल रहे हैं और थोड़ा सा पार्टी फ्रेम से निकल करके अगर आप लोगों के फ्रेम में आना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम खबर एक्सक्लूसिव लोगों के बीच में जाता है और लोगों की समस्याओं को सुनता है और उस समस्या के हिसाब से आपसे चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर विधायक नेताओं और सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए नहीं बैठे। वी आर नॉट CBI और NCB एंड ED। हम यहाँ पर, हम पत्रकार हैं और हम लोगों की आवाज़ हैं और आपकी भी आवाज़ है। अगर आपको बुरा लगता है, आप कहते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, आप किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन बने हैं, तो आप हमारे बारे में पता कर सकते हैं। हम किसी भी पार्टी, हमारे लिए कोई पार्टी हमें फंडिंग नहीं करती, हम किसी पार्टी के गुणगान नहीं करते हैं। सभी की बातों को हम बराबर सुनते हैं, लेकिन सभी की गलतियों को पॉइंट आउट करना हमारी जिम्मेदारी है, जो हम आपको आके बताते हैं। हमारा किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। खबर एक्सक्लूसिव आपको केवल सच बताता है और सच कहने की हिम्मत रखता है। हो सकता है वो सच कभी किसी पार्टी के हित में चला जाए, हो सकता है किसी पार्टी के खिलाफ चला जाए। अब यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी बात करिए, वो किसी न किसी पार्टी की विचारधारा होती है। इतनी सारी पार्टियां हो चुकी हैं। तो हमने कह दिया कि MSP अच्छा है तो आप कहेंगे BJP का है, हमने कह दिया विरोध है, बेकार है, तो BJP वाले कहेंगे विपक्षी पार्टी का है, हमने कह दिया ठीक भी है, अच्छा भी है, तो आप कहेंगे कम्युनिस्ट का है। तो ये तमाम तरीके की सोच बना देना, ये चीज़ों को लेकर के जाना, ये एक गलत फहमी है। आप चीज़ें समझिए, एनालिसिस कीजिए, हकीकत को समझिए, उसके बाद बात करिए। और कार्यक्रम के अंत में मैं एक बार आपसे फिर से बात करना चाहूँगा कोरोना को लेकर। कोरोना के केसेज पिछले 24 घंटे में 96,000 के करीब केस आए और 1,000 से ऊपर की मौतें हो रही हैं। ये लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसकी वजह क्या है कि टेस्टिंग हो रही है। अच्छी बात है, टेस्टिंग हो रही है, लेकिन दूसरी बात क्या है, हम लोग लापरवाह भी होते जा रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि कोरोना एक ऐसा ठंडी गर्मी मौसम जैसा था, आया था और 2-3 महीने रहा और चला जा चुका है। तो कोरोना गया नहीं है कहीं भी। कोरोना अपनी भीषणता उसी तरीके से मचा रखी है, लेकिन अगर आप लोग लापरवाह होकर के और सब चीज़ें आज़ाद होने लगेंगे और ऐसा लगेगा कोरोना कुछ था ही नहीं, जैसे कि तस्वीरें सामने नज़र आनी शुरू हो चुकी, बहुत सारी तस्वीरें दिख रही हैं, तो हो सकता है कि इस स्थिति में हम पहुंच जाएं कि हमारे यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे केसेस चल रहे हैं। 52 लाख हो गए, आपने कल केसेस देखे थे 51 लाख थे, आज 52 लाख के पार केसेज हैं और रिकवरी रेट भी 41 लाख हो गया, 1 लाख के भी बढ़े हैं और मरने वालों का अगर 84,000 को पार कर गया है। तो तमाम चीज़ों पर चर्चा कीजिए कि 1 लाख केसेज आना, टेस्टिंग होना, डेथ भी बढ़ते जाना, धीरे धीरे हम 1 लाख के करीब डेथ की ओर बढ़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ समस्या का विषय है।
जब 6 महीने तकरीबन कोरोना को झेलते हुए हम लोग को 4 से 5 महीने का वक्त बीत चुका है और उसके बाद भी हम केसेज रोकने में नाकाम हो रहे हैं, तो किसकी फेल हो रही है? इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी, हम देंगे, आप देंगे, कौन देगा? इसका जवाब आखिर कौन देगा? हम और आप क्या अपने आप को सावधानी बरतते हुए रख रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में कल की बात है, एक राज्यसभा सांसद की कोरोना से मौत हो गई। तो कोरोना बहुत ज़्यादा हावी भी है, जो लापरवाही कर रहा है उनके लिए कोरोना बहुत ज़्यादा मतलब अटैकिंग है, वो अटैक करता है और उससे उनकी जान जाने का खतरा है। लेकिन अगर आप सावधानी रखेंगे, जैसा कि अब थोड़ा थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, मार्केट में नहीं दिख रहा है और लोगों ने खुद को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, कहीं या तो हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि कोरोना से इतना डर चुके हैं तो उनको लगता है अब डर ही खत्म हो गया है। तो डरिए, ख़त्म कर लीजिए डर, लेकिन वो कोरोना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई गुंडा है आप डर ख़त्म कर दीजिए तो ख़त्म हो जाएगा। वो अटैक करेगा और आपको बीमार और बहुत बीमार कर सकता है, इसलिए उससे बचाव करिए, सावधानी बरतिए। सरकार भी इसी बात की कोशिश कर रही है। 2 दिनों बाद से मतलब सोमवार से 21 सितंबर से स्कूल 9वीं से 12वीं तक खुल रहे हैं वैकल्पिक तौर पर। जिनके यहाँ इंटरनेट और तमाम सुविधाएं नहीं हैं उनके लिए स्कूल जाने की ज़रूरत है, जिनके यहाँ इंटरनेट और तमाम सुविधाएं चल रही हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। दूसरी बात यह है कि स्कूलों में भी व्यवस्था की जाएगी, जब बच्चा पहुँचेगा सैनिटाइजर की व्यवस्था होगा, क्लासरूम में बैठने के लिए तकरीबन 6 फीट की दूरी होंगी बैठने की व्यवस्था में। ये तमाम नियमों के साथ में स्कूल खोले जाएंगे, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ना जाने लगे, जिनके पास इंटरनेट की बेहतरीन सुविधा है, जो ऑनलाइन क्लासेस बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, वो लोग वहीं पढ़ें। जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत है, जहाँ बिजली की समस्या और तमाम समस्याएं हैं, उनके लिए स्कूल खोले गए हैं, तो वो लोग स्कूल में पहुँचें और वहाँ पढ़ाई करें और धीरे धीरे व्यवस्था को पटरी पर लाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें भी आगे बढ़कर आना होगा और सुरक्षा के साथ बढ़कर आना होगा। तो आज के कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ करके तमाम विषयों पर चर्चा हुआ, बहुत अच्छा लगा और आप लोगों की बातें लगातार हम आगे पहुंचाते रहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ में। कल मतलब आपके साथ सोमवार को जुड़ेंगे, शनिवार रविवार को हमारा प्रसारण नहीं होता है। उन 2 दिनों में हम बहुत चीज़ें एनालिसिस करते हैं, बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम आपके लिए क्या लेकर आए। रोज़ आकर के आपके साथ ऐसे बकवास टाइप की चीज़ें आपको नहीं दिखाते हैं। हम सुशांत रिया चक्रवर्ती और इन चीज़ों को आपको बता नहीं चाहते, हम आपके साथ मुद्दे की बात करना चाहते हैं, जो खबर। हम यहाँ पे 2 डिबेटर बैठा के, 2 गेस्ट बैठा के उनको लड़वा सकते हैं कि आप उनको आके उनको गाली देते, उनको गाली देते। इस तरीके की बात नहीं, यहाँ पे आप हमारे गेस्ट और आप हमारे साथ चर्चा करते हैं, वही अब सबसे बेहतरीन होता है। तो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, कोरोना सुरक्षित रहिए, आसपास स्वच्छता बनाए रखिए और देखते रहिए सीधी बात सौरभ के साथ। और कोई कार्यक्रम में सुधार के लिए आपके पास सलाह हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से प्यार देने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।